नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी संगम पे आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये इंटरव्यू की पहली श्रृंखला है। ऐसे ही कई सारे इंटरव्यू आप सभी के सामने आते रहेंगे, जिससे आप लगातार प्रेरित होते रहेंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, एक सही मार्गदर्शन आपको मिलता भी रहेगा। लेकिन अगर आप भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हम लेकर आए थे एक शानदार यकीन बैच। अभी यकीन बैच को लाया बहुत ही कम दिन हुए हैं और लगातार इस पे 1800 से ज्यादा बच्चों ने विश्वास दिखाया हुआ है। लेकिन 15 अगस्त की वजह से हम लेकर आ रहे हैं एक जबरदस्त फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर। जिस ऑफर में आरओ की जो आपके पास महंगी फीस हो रही थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ऐसा, अब ये फीस मात्र 799 रुपए हो रही होगी 16 अगस्त तक का। मतलब अगर आपने आरओ को सपना देखा है तो आपके पास जो पैसों की दिक्कत होती है कि सर बड़े कोचिंग में ज्यादा पैसा लग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, वो सभी चीजें दूर करके मात्र प्री और मेंस के लिए आपके पास 799 रुपए ही लग रहे होंगे। अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपके पास मैक्सिमम जो भी क्लासेज है वो देखने को मिलेंगी। जितनी भी अभी तक क्लासेज हो चुकी हैं वो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि बैच को स्टार्ट हुए बहुत कम दिन हुआ तो आपके पास मैक्सिमम क्लासेज आपको लाइव भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास नीचे नंबर चल रहा है, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं, या बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपके पास एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेड कोर्स में जाइए और आपको यकीन बैच दिख जाएगा जो आरओ स्पेसिफिक है और पूरी एनर्जी के साथ आपके पास ये बैच देखने को मिल रहा है। चलिए तो इस इंटरव्यू को एंजॉय करिए और शानदार तरीके से तैयारी शुरू करिए। धन्यवाद। जब आप फेलियर में होते हो तो आपको लगता है कि सब आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। जैसे लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। कोई चलो दुकान चला लेते हैं, कुछ चला लेते हैं, XYZ कर लेते हैं, या फिर लगता है पता नहीं दुकान भी चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। एक समय ऐसी फीलिंग आ जाती है अंदर से, लगता है पूरा कंप्लीट डिमोटिवेट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक गट फीलिंग आती है अंदर से कि नहीं कर सकते हैं, और फिर जब वो आता है तो फिर ये है कि फिर आप एक बार खड़े होते हो और फिर जो एनर्जी होती है वो डबल तिबल होती है, और उस एनर्जी में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस पे। तो आज हम एक बड़ा ही शानदार सा इंटरव्यू देख रहे होंगे यूपी पीसा 2021 में आबकारी निरीक्षक पद पर चयनित प्रदीप सर का, जहां पर आप ये जान रहे होंगे सर की क्या जर्नी रही थी, क्या क्या आपको जो है वो स्ट्रगल फेस करने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपको इस इंटरव्यू में जानने को मिलेगी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब जानते हैं सर की क्या जर्नी रही थी और किस प्रकार से सर ने इस पूरी पोजीशन को हासिल करा, और इसमें आपको जो स्ट्रगल देखने को मिलते हैं उसको हम कैसे फेस कर पाएंगे, वो सारी चीजें आप इस इंटरव्यू में देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सर की जर्नी के बारे में, जो चेंजेस जो है उन सभी चीजों के बारे में सर से समझते हैं। तो सर आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि एक एस्पिरेंट से लेकर अधिकारी बनने तक का सफर होता है, इस पूरी जर्नी के दौरान आपके में क्या क्या आपने फेस करा हुआ या क्या बदलाव आपको देखने को मिला हुआ? देखिए, जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हम एक लंबी तैयारी के दौर में होते हैं। डिफरेंट टाइप की उसमें चैलेंजेस होते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाया जाए, कैसे गोल सेटिंग किया जाए। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद जब आप, चूँकि मैं एक एस्पायरेंट से फिर एज अ टीचर भी काम किया मैंने, मतलब विशाल सर के साथ मैंने काम, हम लोगों ने लगभग 2-3 साल लगातार काम किया। फिर इस बीच कई चीज़ें आई, अप्स एंड डाउन आए। तो एस्पायरेंट से मैं एक टीचर के रूप में भी कन्वर्ट था, एक एजुकेटर भी था मैं, और विशाल सर के साथ अच्छा अनुभव भी रहा। हम लोगों ने यूपी पीसीएस भी पढ़ाया, फिर मैंने आईएएस की कोचिंगों में भी पढ़ाया लगातार, आरओ भी पढ़ाया। तो एक लंबा दौर हम लोगों ने उसमें गुजारा। फिर विशाल सर और मैं काफ़ी दिन तक जुड़े रहे। तो दोनों अनुभव है मेरे पास, एक टीचर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में। फिर लास्ट में मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर लास्ट में मैंने कन्वर्ट किया 2021 में। फिर मेरी 11वीं रैंक भी आई एक्साइज इंस्पेक्टर में, आबकारी निरीक्षक के पद पे पीसीएस में मेरा चयन भी हुआ। तो एक लंबा दौर है, अभी हम लोग उसको मतलब धीरे धीरे चीज़ों को जानेंगे। बट मैं बच्चों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति हो, आप जब डिसीजन लेंगे तभी आप रिजल्ट ला देंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप डिसीजन ले। अगर आपका डिसीजन है तो कन्वर्जन होगा। स्थिति परिस्थिति बहुत मायने नहीं रखती सर। तो इस पूरे जर्नी में सर आपने कब सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या इस जगह मुझे जाना है? इसमें एक्चुअल में सर ग्रेजुएशन के बाद मेन प्लान बना। ग्रेजुएशन के बाद ऐसा लगा कि कोई गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद एक सेटिंग किया। तो पहले मैंने आईएएस की एग्जाम्स दिए, उसमें मैं इंटरव्यू तक भी गया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने फिर पीसीएस का एग्ज़ाम ट्राई नहीं किया था। फिर मैं कोचिंग की फील्ड में आ गया और फिर एज एजुकेटर मैं काम करने लगा। बहुत से इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया भी, और फिर अपनी कोचिंग भी डाली मैंने। हम लोग एक एजुकेटर के रूप में लंबे दौर में रहे।
हाँ। फिर लास्ट में मैंने वही बताया कि एक दौर ऐसा आया कोरोना में जब हम सारे टीचर्स और इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा परेशान थे, हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, चीज़ें थी, तो उस समय एक डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ जो हमने बैक में छोड़ी हुई है, पास्ट में छोड़ा है, उस पर मुझे फिर आना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ टाइम भी था उधर कोरोना के बाद, सेकेंड फेज के बाद, तो मैंने एक बार डिसीजन लिया। तो मैं वही बार बार कहना चाहता हूँ, डिसीजन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। 1 महीने पहले प्री के मैंने डिसीजन लिया था और 3 महीने में फाइनल सेलेक्ट भी हो गया। पहली बार पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू एक ही बार में हुआ। हाँ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि डिसीजन क्लियर था कि इस बार अटेम्प्ट देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिसीजन लेंगे, ये मायने नहीं रखता कि आप किस स्टेज में, कौन सी परिस्थिति में है, आपका कन्वर्जन होगा, ये डैम श्योर। बस जो डिसीजन ले लिया उस पर किसी तरीके से काम हाँ, आप बने रहिए और सही लोगों से जुड़िए। बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। मेरे पास एक स्ट्रेटजी थी कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आज तो देख ही रहे कितना बम्बार्डिंग ऑफ मटेरियल है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मटेरियल कहाँ से ले, वो तो बम्बार्डिंग है। हाँ। क्या ले और किससे ले, सही मटेरियल क्या है वो पता सही मटेरियल का तो ये समझ लो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है। चैलेंज वही है, ये समुंदर है पूरा मटेरियल का। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। बिल्कुल सही बात। कई टाइप के अब चीजें आ गई हैं, आप देख ही रहे, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, व्यूज बढ़ाने के लिए चीजें लाई जा रही हैं, कुछ भी कर, और कहीं ना कहीं वो बच्चों को डेविएट भी कर रही है, अनवांटेड मटेरियल दिया जा रहा है। तो ये है कि यूपी संगम टीम जो मैंने देखा इधर कुछ दिनों से, कुछ बच्चों का भी रिव्यू आया, क्योंकि बच्चों के बीच में रहा भी हूँ। हाँ। तो बच्चे जुड़े रहते हैं तो फोन भी आ जाता है कि सर वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक आ रहा है। तो ये हम लगा कि हाँ ठीक जा रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा टारगेटेड काम उसमें कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं। बट ये है कि मार्केट का एक प्रॉब्लम है कि इस समय बम्बार्डिंग ऑफ मटेरियल है। हाँ। तो स्टूडेंट इस बात पर बहुत सेलेक्टिव रहे कि उसे कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि मटेरियल बाद में इकट्ठा करे, पहले वो ठीक से चयन कर ले कि मुझे किसके साथ लगना है। और ये भी जरूरी है, हमें लगता है कि जिसको चयन किया वहां पर फिर पूरी तरीके से वो टिका भी रहे। हाँ, क्योंकि बीच में देखिए होता ये है कि अगर आप बार बार अपने टीचर और मेंटर्स बदलेंगे, हाँ, तो आप 100% नहीं सेलेक्ट होंगे। नहीं होंगे, सही बात है। कारण ये है कि हाँ ये सर, इसमें सर ये है, जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे ही सोर्सेस बहुत सारे हो जाते हैं तो एक्चुअली में ये चीज कर पाना मुश्किल होता है कि उसकी जो डीपनेस है, जैसे जैसे सोर्सेस चेंज होंगे तो उसकी डीपनेस को समझ पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर आप वो हर जगह आप जाएंगे तो उसकी जो डीपनेस है वो आपके मिस हो जाती है, और वो एग्जाम में अगर आ गया तो फिर वहाँ से दिक्कत हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम एक मेंटर के साथ जुड़ते हैं तो हम उस मेंटर के साथ नहीं जुड़ते, हम उसकी साइकोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल। हम उसके पढ़ाने के पैटर्न के साथ जुड़ते हैं। हमारे अंदर उस एजुकेटर और उस मेंटर की थीम लाइन जाती है, तो हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाते हैं। जब हम बार बार बदलते हैं, बार बार बदलने का रीज़न है कोर्सेज 100 रुपए में भी आ रहे हैं, 50 रुपए में भी आ रहा है, तो स्टूडेंट को लगता है कि सिम रिचार्ज करा लो, पर सिम रिचार्ज से ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि सिम रिचार्ज आप जब कराते हो मोबाइल का, तो आप कहीं बात कर लिया, चैट कर लिया, किसी से मौज मस्ती कर ली, तो कम से कम कुछ यूटिलाइज हो गया। सही बात है। यहाँ तो क्या हुआ कि मान लीजिए आपने किसी का 100 रुपए का कोर्स ले लिया, तो जो पढ़े थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। सही बात है। तो आप मल्टीपल लॉसेज में जा रहे हो। तो ये पहला तो ये बचना है कि आपको सही व्यक्ति का चयन करना है, सही इंस्टीट्यूट का चयन करना है, और उसके बाद उसके साथ जुड़े रहो। आप फेथ करो उस पर, क्योंकि जब तक आप फेथ नहीं करोगे तब तक आप अल्टीमेटली कन्वर्जन नहीं करा पाओगे। और चूंकि जो भी टीम लाए, जैसे यूपी संगम की टीम है, सारे एक्सपीरियंस टीचर है, और अल्टीमेटली टीचर तो आपका मेंटर है ना, सफल तो आपको होना है। आपने उसे मेंटरशिप ली, अपनी स्ट्रेटेजी बनाया, मेहनत किया, आप सफल हो गए। ये होता है, जुड़े रहना। तो सर तैयारी के दौरान आपका माध्यम क्या रहा? हिंदी माध्यम रहा या इंग्लिश माध्यम रहा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि शायद इंग्लिश माध्यम बेहतर होगा या हिंदी माध्यम बेहतर होगा। तो देखिए, माध्यम का मतलब ये है कि किस माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं। देखिए, जैसे आरओ का कोई पेपर दे रहा है, यूपीपीसीएस का कोई पेपर दे रहा है, तो यहाँ माध्यम बहुत मैटर नहीं कर रहा है। अगर आप हिंदी माध्यम में कंफर्टेबल हैं, जैसे निबंध बहुत स्कोरिंग एरिया है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है और इंग्लिश में निबंध लिख रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और फाइनली आप सेलेक्ट नहीं होंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे और हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो भी सेलेक्ट नहीं होंगे। माध्यम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप आगे बढ़िए। दोनों माध्यम में मटेरियल है और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। मैं खुद हिंदी माध्यम से हूँ, रिजल्ट है, कोई समस्या नहीं। मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं, कई फ्रेंड्स हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, और इस साल लड़की टॉपर भी हिंदी माध्यम की है, तो ऐसी कोई बहुत समस्या नहीं है। माध्यम का कोई बैरियर नहीं है, किसी भी माध्यम से होगा। हाँ, हिंदी लैंग्वेज एक पेपर है समीक्षा अधिकारी में, आरओ में, वो आपको एक
अच्छे गाइडेंस में पढ़ना है, लैंग्वेज को आपको थोड़ा सीखना है, ग्रामर वगैरह वो सारी चीज़ें आपको कवर। सर किस प्रयास में आपको सफलता मिली यूपीपीएससी में, और अपनी तैयारी के दौरान आपको जो विभिन्न चैलेंजेस देखने पड़े उसमें आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आजकल की ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ यही होती है। एक्चुअल में यूपीपीसीएस में तो मेरा पहला अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में ही मैं सफल हुआ, बट उसके पहले का बहुत स्ट्रगल है। जैसे आईएएस का जब मेरा अटैम्प्ट खत्म हुआ तो एक जैसे होता है कि ऐसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप बहुत टाइम उसमें दिए होते हो, जैसे अंदर से पूरा दिल टूट गया। फिर फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इनकम, कई टाइप का स्ट्रेस आया उसमें। यह है कि कई महीने तो मैं डिप्रेशन में भी रहा, बट ये है कि अल्टीमेटली आपको निकलना होता है। अगर आपके साथ कुछ चुनौतियां आ रही हैं, कुछ स्ट्रगल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ बहुत डीप और कोई बहुत बड़ा दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। उसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करो। तो फिर मैंने उस समय तो ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा दूसरे प्लान बी पे काम करते हैं, दूसरे फील्ड में जाते हैं। तो मैंने फिर एजुकेटर के रूप में काम करना स्टार्ट किया। तो ये है कि प्लान बी आप रख के चल सकते हो, प्लान बी आपकी प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट है, बट प्लान बी के साथ आपको प्लान ए छोड़ना नहीं है। तो यही होता है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। जो प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है आप कहीं काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे समीक्षा अधिकारी भी बन जाना है, तो आपको अब एक डिसिप्लिन्ड वे से, पूरा ऑर्गेनाइज वे से आपको पहले तो एक सही इंस्टीट्यूट आपको मिले जो आपको कंसाइज मटेरियल दे, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं। तो ये जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा मटेरियल है नहीं तो आप सही इंस्टीट्यूट से जुड़िए। दूसरा, फिर डिसिप्लिन्ड हो जाइए आप, एक डिसिप्लिन्ड वे से आपका एक शेड्यूल बने, उस पर आप काम करिए, तो इस तरह से मैनेज हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ लिया आपने, टाइम हो गया आपका, मैनेज हो गया। आप थोड़ा जहाँ टाइम लॉसेस हो रहे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट से कट आउट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। बट अल्टीमेट है कि आपको मटेरियल बहुत कंसाइज और बहुत सॉलिड मटेरियल मिलना चाहिए, क्योंकि मटेरियल बनाने का टाइम जनरली हमारे पास नहीं होता है। ये बात तो सर बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेशनली भी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहा। बिल्कुल। और ये एकदम सही बात है कि आपने जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया और एक सही समय पे जो सही डिसीजन लेकर अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया, तो मेरे नज़र में अपने आप में एक मिसाल है जिन परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को इस फील्ड में ले आना। तो मैं छात्रों को भी ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, एक डिसीजन लेने की बात होती है। जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप ठान लेंगे, जब आप मान लेंगे, तो वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। प्लानिंग होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और देन साथ में एकदम कंसाइज वे में और थोड़ा सा सटीक जो मटेरियल है उस पर आप फोकस करें। बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। होता भी यही कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे सर भी हैं, सर का तो बहुत बड़ा अनुभव है, कई दिनों से पढ़ा भी रहे हैं सर। तो देखा होगा सर आपने कि हम लोग जैसे कोई चीज़ दे रहे हैं, बच्चा कुछ दिन उस पर रुकता है, फिर वो भागने लगता है, फिर अल्टीमेटली वो उस पर अपनी सॉलिडिटी बना नहीं पाता, वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो बार बार भाग रहा होता है। तो आप जो शुरुआत में कहे कि आप एक के साथ रुकिए कुछ दिन, अगर आपने एक बार डिसाइड किया तो आप रुकिए, बिल्कुल, और उसके पे आप बिलीव करिए, फेथ करिए। जब आप यहाँ वहाँ भागते हो तो अल्टीमेटली आप अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको लूज करते हो। उस साल जो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी है वो आप लूज कर रहे हो। तो ये देखा है मैक्सिमम बच्चों के साथ तीन ही प्रॉब्लम है, एक मटेरियल के पीछे भागना, एक टीचर बदल देना, और तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन में नहीं होना। अगर ये तीन चीजें मेंटेन हो जाए तो कोई भी स्टूडेंट सफल हो सकता है और किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। इस दौरान सर जब छात्र तैयारी कर रहे होते हैं तो जो हमने अनुभव किया है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के, कई यूट्यूबर्स के लोक लुभावने जो बातें होती हैं कि नहीं हम इतना करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, हम वैसा करा देंगे, और आपको केवल 2 महीने में सफलता दिला देंगे, 50 दिन में सफलता दिला देंगे। तो ये जो भ्रामक जानकारियां या भ्रामक जो एक तरह से लोक लुभावने जो ऑफर दिए देखो, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। एक्चुअली पोंजी स्कीम टाइप का है। जैसे कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं आप 10,000 दे दो, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, तो आपको पहले डाउट करना चाहिए 10,000 पे 10 लाख कैसे मिल जाएगा। तो पोंजी स्कीम टाइप का है, यूट्यूब पे भी लोग लगे हुए हैं। तो वो आप देखिए कि भाई कोई कह रहा है मैं 140 में 120 दिला दूंगा, 110 दिला दूंगा जीएस में। अरे कैसे दिला दोगे? क्या है आपके पास ऐसा? नहीं पॉसिबल है ना। तो जो पॉसिबल नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है, सिलेक्शन के लिए 120 की जरूरत ही नहीं है। 140 में अगर कोई स्टूडेंट समीक्षा अधिकारी बनना चाहता है,
RO में सेलेक्ट होना चाहता है, या PCS में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई सेलेक्ट होना चाहता है, तो 95-94 क्वेश्चन बहुत है। तो अगर आपको 120 कोई कह रहा है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, और वो आप उन चीज़ों से बचिए। यही तो फोनजी स्कीम टाइप का है, अट्रैक्ट बहुत करती है पर अल्टीमेटली आपको डुबा देगी, वो आपका टाइम किल कर देगी। मैं वही तो शुरुआत से बता रहा हूँ, आज यूट्यूब में ये समस्या नहीं है कि कंटेंट नहीं है, समस्या ये है कि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि जो चैनल दबाओगे वही कंटेंट चल रहा है, और जैसा कंटेंट चाह रहे हो वैसा कंटेंट चल रहा है। मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि इतिहास में डांस शुरू हो जाए तो डांस भी शुरू हो जाएगा। तो देख ही रहे आप, जैसे सर हैं मैथ के बहुत फेमस टीचर हैं, बहुत बड़े एजुकेटर भी हैं, बट आप भी देख रहे होंगे कोई मैथ गा के पढ़ा रहा है, अल्टीमेटली किस लेवल तक जा रहा है वो मामला। सही बात है। आप बेसिक पढ़ा के छोड़ दे रहे हो। तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से सफलता मिलेगी, ये वो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। सर किसी किसी मामले में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आशाएं रखना भी सही नहीं है? जैसे मान लीजिए कि किसी लोग लुभावनी बात पर आप अट्रैक्ट हुए और आपने टारगेट कर लिया कि नहीं सर कह रहे हैं तो 140 में 120 तो लाया जा सकता है, RO में आराम से लाया जा सकता है क्योंकि सर कह रहे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपने 120 प्लस का टारगेट कर लिया, एग्जाम हॉल वाले दिन आप एग्जाम में जब बैठे तो आपका जो पहला पेपर हुआ 140 क्वेश्चन का, पता चला उसमें आप अटेम्प्ट कर पाए केवल 95 या केवल 90 अटेम्प्ट कर पाए, और आप पहले से टारगेट 120 प्लस का करके गए थे। तो ऐसे में जब आप सेकंड पेपर में बैठेंगे तो आप अपने आप पहले से आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत रसातल में रहेगा, तो आपका वो पेपर भी खराब हो जाएगा कि पिछला वाला तो हम 120 टारगेट किए थे, 95। देखिए इसका सबसे सही तरीका होता है प्रैक्टिकल चलिए। आप अच्छा एजुकेटर कैसे डिसाइड करेंगे वो उसका भी एक तरीका होता है। हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ाया भी है। सबसे सही तरीका है कि आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए, आप ये देखिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो प्रीवियस ईयर पेपर के कितने क्लोज है। सबके पास प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, मार्केट में भी अवेलेबल है। आप उस अप्रोच से चलिए। कोई भी स्टूडेंट है प्रीवियस ईयर का पेपर खोल ले और प्रीवियस ईयर के जो आयोग अपना आंसर देता है, आंसर की और फाइनल मार्क्स उसको देख ले, तो उसे पता चल जाएगा कि जीएस में मुझे कितने लाने की जरूरत है और हमारा जो टीचर है वो कितना दिला रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप एक रियलिटी चेक कर ले जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप PYQ से जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने भी यही किया था जब हम लोग तैयारी करते हैं। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जब एक ही अटेम्प्ट में मेंस इंटरव्यू सब निकाला, तो मैंने भी यही किया कि प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया और बहुत आंसर राइटिंग की, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग का ही खेल होता है। तो वैसे ही अगर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रटिए। हिंदी है उसको रटिए, जैसे निबंध है अभी उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, तो निबंध को आप प्रॉपर अभी से लिखना शुरू करिए। हिंदी है तो अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, जुड़िए किसी व्यक्ति के साथ। आप यूपी संगम से भी जुड़ सकते हैं और कहीं भी जुड़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप उसका चयन करेंगे। बट चयन करने का तरीका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो एजुकेटर पढ़ा रहा है वो उसके कितने क्लोज है। अगर वो क्लोज है तो बिल्कुल आप उसके साथ जुड़िए। एक सर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि जब कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता तो सिर्फ वही तैयारी नहीं कर रहा, तो उसके साथ उसका जो परिवार होता है वो भी तैयारी करता है। बिल्कुल, साथ ही साथ जो है वो भी अपने जो हम सपना देख रहे थे वो भी उस सपने को जी रहा होता कि एक दिन सिलेक्शन होगा और इस तरीके से जितनी भी कठिनाइयां वो उसको दूर कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप एकदम बेहतरीन लाइन बता रहे हैं, क्योंकि एक जब स्टूडेंट तैयारी करता है हाँ। तो उसकी पूरी फैमिली लगी होती है। बिल्कुल, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके पेरेंट्स, भाई सबके इमोशन, भाई बहन, फ्रेंड्स, खासकर उसकी जो फैमिली है वो पूरा लड़ रही होती है हर दिन पर डे। अगर वो मध्यम वर्ग का जनरली तैयारी करने वाले सब मिडिल क्लास के ही हैं, तो वो एक अलग स्ट्रगल फेस करते हैं उसमें। तो पूरी फैमिली लगती है, पूरी फैमिली के मोटिवेशन होता है। और जब आप, इसमें दो चीज़ होती है, जब आप सफल हो गए तब तो ठीक है, जब आप अनसक्सेस होते हो तो कहीं ना कहीं वो फैमिली भी टूटती है और आप भी टूटते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर एक गट फीलिंग होनी चाहिए, उन्हें बिलीव कराओ कि ठीक है गड़बड़ हुआ है, मैं इस बार ये इंप्रूव करूंगा और मैं सफलता पाऊंगा। तो आपने सर जब अपना पहली बार रिजल्ट में नाम देखा तो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा उस समय? नहीं, वही बहुत आप ही समझ ही सकते हो उसको कि जैसे जनरली क्या होता है, एक समय बाद फैमिली को भी लगने लगता है कुछ करेगा नहीं। हाँ। वो एकदम नॉर्मल है। तो आप जब आप कहीं बाहर थे जब आपने देखा रिजल्ट, या कैसे आपको पता? नहीं, बाहर ही था मैं। हाँ। तो जैसे रिजल्ट देखना ही नहीं था, मैं मान ही चुका था होना नहीं है। प्री का भी रिजल्ट नहीं देखा था, मेंस भी नहीं देखा था, और फाइनल रिजल्ट आया। हाँ। तो एक मेरे स्टूडेंट का ही कॉल आया। अच्छा। हाँ, वो मेरे साथ ही इंटरव्यू भी दिया था, उसी का कॉल आया। तो मैं सोचा आ गया हो तो इसका मतलब नहीं हुआ होगा। ये फोन नहीं करता। फिर दूसरा फोन आया, फिर एक मेरे क्लोज फ्रेंड का फोन आया, और जब क्लोज फ्रेंड का फोन आया तो मुझे लगा अब हो गया।
पर ये है कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 1 घंटे रिजल्ट नहीं देख पाया। हाँ 1 घंटे में रिजल्ट नहीं देखा। मैं बस उस समय वहां था, ये पता चल गया कि कुछ तो हो गया है। फिर मैं एक अकेले में गया, थोड़ा सा ऐसे लगा कि शायद अब हो ही गया है, क्योंकि फिर फैमिली का भी फ़ोन आने लगा, कई फ़ोन आ गए, 10 12 15 फ़ोन आ गए, भरा था पूरा, तो लग गया कि कुछ हो गया है। पर 1 घंटा आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं रिजल्ट अपना नहीं देख पाया और किसी का फ़ोन नहीं अटेंड किया। वो पेन था अंदर, क्योंकि आप अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हो ना। बिल्कुल। आपके अंदर कभी कभी बहुत एबिलिटी होती है बट आपको सक्सेस नहीं मिलता, तो आप जब सक्सेस नहीं होते तो आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो आप हर चीज से लड़ रहे होते, तो वो एक अल्टीमेट फीलिंग होती है जो वर्ड्स में हम लोग नहीं बता सकते। सर सिलेक्शन के बाद लोगों का रिएक्शन क्या रहा? सिलेक्शन के पहले और बाद में जो बदलाव देखने को मिला, उसके बारे में कुछ अपना अनुभव साझा करें। देखिए, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं, देखते ही हैं, बहुत बच्चे आपके सामने ही सेलेक्ट होते हैं, तो कई अनुभव तो आपने देखा होगा। मैं भी एक पर्सनल बताता हूँ। जैसे ही सिलेक्शन होगा तो जैसे हर टाइप के हैं, जैसे आपका पड़ोसी हो गया, मैं जान रहा था बहुत काबिल लड़का है, ये हो जाएगा, मैं जान रहा था, मैं तो कह ही रहा था, बट वो कभी नहीं कह रहा होता है, वो कह रहा होता है इसका कभी नहीं सिलेक्शन होगा। आपका जो दोस्त है वो सबसे दुखी हो जाएगा कि ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर दोस्त फेल हो जाए हाँ, तो बुरा लगता है। जैसे जब मेरा रिजल्ट आया तो ज्यादा बुरा लगेगा। एक मेरा करीबी दोस्त था, वो कह रहा था ये तो दिन भर पीता रहता है और मैंने कोई बोतल नहीं टच की है, दिन भर पीता, रात भर पीता, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? ये वही है, चेक करो पहले। उसने 7-8 लोगों को फोन किया, चेक किया कि यही है कि नहीं है। तो ये कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि आपका सोसाइटी के प्रति पूरा नजरिया बदल जाता है, सोसाइटी आपको अलग तरीके से देखने लगती है, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए आपको ये देखना है, जब कभी भी आप डिमोटिवेट हो, जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके टॉप पोस्ट में सिलेक्शन के बाद की फीलिंग को फील करें। जैसे आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो फील करें, मैं सचिवालय में जाऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा। कभी कभी सचिवालय के पास घूमिए भी, कुछ वैसे लोगों से मिलिए भी। अगर अच्छा, अगला सर क्वेश्चन इसी पर है Yes, sir. कि आपका जब पहला दिन आपको लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर, आपने सोचा यार मुझे इस दिन ऑफिस जाना है, तो पहले दिन जब आप जा रहे होंगे तो आपने क्या सोचा यार किससे मुलाकात होगी, कैसा काम देखने को मिलेगा, कैसा आपने सोचा ये? देखिए, ज्वाइनिंग लेटर आया तो वही होता है कि हम लोगों को लगा कि भाई जाना है, बट कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि कभी काम उस तरह से किए नहीं होते। तो ऑफिस में गए और फिर वहाँ पे जैसे सीनियर्स वगैरह थे तो उनसे बात हुई, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट ये अच्छा लग रहा था कि जहाँ भी जा रहे थे, सर यस सर, यस सर, यस सर, कहीं बैठे तुरंत पानी आ जाए, 4-5 कांस्टेबल तुरंत खड़े हो जाए, पूरा सब घेरे रहे, सर कोई दिक्कत कुछ चाहिए सर, तो ऐसे लगे कि क्या बदल गया है। तो जैसे हम लोग तो नए हैं, तो हम लोग कई बार कांस्टेबल को यार बैठो यार, तो फिर सीनियर बताए नहीं कांस्टेबल है वो, एक मतलब एक प्रॉपर मेंटेन करिए, अब आप ऑफिसर हैं। तो ये चीजें होती हैं, जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे 2-4 दिन में फील होने लगता है। हाँ, फिर जब आप वर्दी पहनेंगे 3 स्टार वाली, तो आपको लगेगा कि मेरा पैर अब जमीन पे नहीं है, ऊपर चल रहा है। एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग फीलिंग होगी, एक अलग गर्ड्स होगा। और वो दिन जब आप होंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, आप पूरा सारा स्ट्रगल भूल जाएंगे, सारे दुख, सारे कष्ट आपके, मतलब आपको रिमेंबर ही नहीं होगा कि मेरे साथ कुछ घटा है। तो ये होता है, इस चीज को फील करना होता है, और ये चीज जब आप फील करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब आप जब भी डिमोटिवेट हो तो आप अपनी सफलता को देखें, उसको विजुलाइज करें, उसको फील करें, तो आप अल्टीमेटली वहां तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब कह सकते हैं सर कि बच्चों को ये सोचकर, किसी को भी ये सोचकर तैयारी करनी चाहिए कि हार तो मंजूर है मुझे, हार मंजूर है मुझे, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हार तो मंजूर है मुझे, खेल तो बड़ा खेलूंगा। मतलब ये है कि डेविएशंस के जो भी पॉइंट है, आप सही है, क्योंकि खेल बड़ा खेलने के लिए डेविएशन से हटना पड़ेगा। तो डेविएशन के कई पॉइंट हैं, जैसे आप अनावश्यक रील देख रहे हो, आपका एग्जाम लगा है, आप रील देख रहे हो। रील तो सर ऐसी जादू है कि एक बार आप शुरू कर दिए तो सुबह हो जाए। आप अनवांटेड इंस्टाग्राम पे टाइम, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे मत रहो, टाइम तो देखो किस समय रहना है, क्या टाइम चल रहा है। पता लगा एग्जाम आ रहा है, आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए परेशान हो, वो वैसे भी छोड़ के चली जाएगी। सही बात है। नहीं सिलेक्शन होगा वैसे भी छोड़ के चली जाएगी, और सिलेक्शन होगा तो कहीं होगी तो आ जाएगी। ये समझना पड़ेगा कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जैसे हमारे ही कई स्टूडेंट हैं, तो हम लोग क्योंकि उनके बीच रहते हैं तो हम जानते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, टीचर भी रहे हुए हैं, तो होता है इस तरह का। तो बच्चों को बार बार यही बताया जाता है कि आप उन छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए,
बिल्कुल। आप एकदम फोकस काम करिए थोड़ा, जब एग्जाम वगैरह का करीब हो। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सही एजुकेटर का चयन करें। यही मेरी एक थीम लाइन है, क्योंकि इस समय कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट की बम्बार्डिंग है। सही आदमी मिलना चाहिए जो कम कंटेंट दे, सटीक कंटेंट दे, जिससे आप सफल कम समय में हो पाए। सफल होना बड़ी बात नहीं है, टाइम भी तो कम लगे, नहीं तो टाइम बढ़ने का मतलब सर पेन बढ़ना है। बिल्कुल। आप तो रोज ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, जब बच्चे की सफलता नहीं मिलती तो उसको मोटिवेट करना कितना कठिन होता है। और जितना लंबा खींचेगा उतना ही मुश्किल बिल्कुल, होगा अपने आप को मोटिवेट रखना। बिल्कुल। सर, आरओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि मुख्य परीक्षा में निबंध भी आएगा, पत्र लेखन भी आएगा, तो इसके लिए बच्चों की रणनीति क्या होनी? देखिए, इंटीग्रेटेड चलना चाहिए। हाँ। प्री मेंस इंटीग्रेटेड चलना चाहिए। जैसे प्री में भी जीएस है, मेंस में भी जीएस है, तो आप जो प्री का जीएस पढ़ें उसी के साथ मेंस का जीएस भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ। अब हिंदी आता है तो 6 टॉपिक हिंदी में प्री में है, और जब आप मेंस देने जाएंगे तो निबंध, पत्र लेखन और कुछ टॉपिक वहाँ चेंज हो जाते हैं। तो आप 6 टॉपिक तो अच्छे से तैयार कर लें प्री के लिए। निबंध और पत्र लेखन अभी से आप हफ्ते में 1 दिन जरूर दें। हाँ। चाहे सैटरडे संडे दे दें या संडे दे दें। और उसके लिए यूपी संगम में भी अच्छी पूरी टीम काम कर रही है। आप उनके साथ जुड़कर सैटरडे संडे में निबंध लिखिए, पत्र लेखन लिखिए। हम लोग भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे जॉब पे हैं तो बहुत समय नहीं होगा, पर जब भी समय होगा तो मैं खुद भी गाइडेंस दूंगा कि निबंध वगैरह कैसा करना है। और कुछ सेलेक्टेड समीक्षा अधिकारी को हम लोग, हमारी टीम के पार्ट हैं, जब भी उनके पास समय होगा उनको भी लाया जाएगा। और हम लोगों ने प्लान भी करा है कि जो हम लोग यकीन बैच लेकर आए, इसमें ये कहा भी बच्चों से कि हर वीक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे लोगों से मिला रहे होंगे जो साथी मित्र होंगे, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है, ताकि बच्चे ये चीज़ समझ पाएंगे कि पत्र निबंध कैसे कर पाएंगे या बाकी सब चीज़ों पे वो काम कर पाएगा। तो इस चीज़ भी प्लान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यकीन बैच है, ठीक है, आपका एक टारगेटेड बैच है, और उसमें आप डिफरेंट लोगों को जोड़ भी रहे हैं। हम लोग भी जुड़ेंगे जब भी समय मिलेगा, बच्चों के गाइडेंस के लिए, मेंटर के लिए। एज अ मेंटर मैं उसमें जुड़ूंगा अगर समय मिला तो। वही हम लोगों को करना है। निबंध और पत्र लेखन को आप अभी से रखें। हाँ। वो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, ये समझ लीजिए कि समीक्षा अधिकारी का हर्ट वही है। हाँ, क्योंकि फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो निबंध और पत्र लेखन से होगा। तो आप अभी एक या दो दिन निबंध और पत्र लेखन पर दें सर, और उसके लिए आप लोग भी काम करिए। मैं कहूँगा विशेष रूप से फोकस करिए उस पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सर, करंट अफेयर्स को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि जहाँ तक करंट अफेयर्स को देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए इसका कितना महत्व है? बिल्कुल। और कैसे किया जाए? बिल्कुल। करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा बच्चों को उलझाता है सर। आप भी पढ़ाने के दौर में रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं करंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूँ तो मैं देखा भी हूँ। तो करंट बहुत ज्यादा उलझाता है। उलझाने का कारण ये है कि आज सबसे ज्यादा, अगर आप सुबह यूट्यूब खोलेंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, तो सबसे ज्यादा कंटेंट करंट पे आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा बम्बार्डिंग करंट की है। हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें? अगर कोई करंट का नोट्स बनाने लगे तो जितना पूरा समीक्षा अधिकारी का नोट्स बनेगा उससे ज्यादा करंट का नोट्स बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सही टीचर और सही मटेरियल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट में आपको चाहिए ही होगा। क्योंकि और आप कोई एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, एक मैगजीन आप कोई भी ले लीजिए, बट उस मैगजीन से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। आपको किसी मेंटर की उसमें हेल्प चाहिए। मतलब विद्यार्थी करंट अफेयर विदाउट मेंटर नहीं कर पाएगा। हाँ। ये मतलब उसकी थीम लाइन है। तो कोई मेंटर चाहिए जो मटेरियल दे, जो उस पर काम करे। और जैसे कोई टीम काम करती है तो आपको जैसे 100 फैक्ट है तो उसमें से 20 फैक्ट देती है। हाँ। क्योंकि वो टीम है ना, एक्सपर्ट्स हैं उसमें। तो आप 20 फैक्ट पढ़ते हो, आप खुद पढ़ोगे तो 100 फैक्ट पढ़ोगे, आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम की इतनी वैल्यू है कि आपका पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं, कि टाइम दर्द भी देता है और पैसे की कॉस्ट भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो पैसा चले जाए कोई बात नहीं, स्टूडेंट को मनी पे बहुत फोकस नहीं करना चाहिए, सही कंटेंट मिल जाए। और यूट्यूब का युग है, देख ही रहे आप, अब एजुकेशन महंगी नहीं हो रही है। हाँ। बस आप सही आदमी को चुन लें। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, अगर आप सही आदमी को चुन रहे हैं तो अब एजुकेशन, जितने में सिम का रिचार्ज होता है, मोबाइल का रिचार्ज होता है महीने का, उतने में बैच मिल जाता है। तो अब वो इशू नहीं है। सर, एक ऐसा प्रश्न जो सभी के लिए जरूरी है, और वो ये प्रश्न है कि अगर हम मान लीजिए पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है हम पहली बार में परीक्षा ना निकाल पाए। तो एक तो बिगिनर्स के लिए आपका क्या सुझाव है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक आध दो अटेम्प्ट हमारे हो जाते हैं तो उसके लिए फिर आपका क्या सुझाव है? देखिए सर, अगर कोई बिगिनर है तो 2 चीज़ों से परेशान रहता है। पहला ये कि उसे सीनियर ये बता देते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक तुम्हारा होगा नहीं। पहले उसे इस चीज़ से बचना चाहिए
उसे ये देखना चाहिए कि सीनियर्स ने क्या गलती की, क्योंकि वो भाई एक ग्रुप में पढ़ रहा होता है, तो उसमें कोई 2 अटेम्प्ट भी दिया होगा, तो उसे ये देखना चाहिए उसने क्या गलती की, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे सही स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, सही मेंटर पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। तो बिगिनर को ये बिल्कुल नहीं घबराना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल सकती है, स्ट्रेटेजी और मेंटरशिप उसकी सही होनी चाहिए। अगर किसी का 2 अटेम्प्ट हो चुका है तो पहले वो बैठकर ये देख ले कि मैं क्या गलतियां बार बार कर रहा हूँ। कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा सेक्शन है जिसको मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ। अपने वीक पॉइंट्स पे थोड़ा काम करना चाहिए। अगर वो ये कर ले जाता है तो वो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा। पर ये करना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने वीक पॉइंट की तरफ जल्दी फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। तो अगर जिनका अटेम्प्ट हो रहा है तो वो पढ़ने की बजाय 2-3 दिन बैठे और ये देखिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, एनालिसिस करें खुद को कि भाई कहाँ गलती। बिल्कुल एनालिसिस करें, पूरा स्ट्रेटजी चेंज करें और पूरा नई स्ट्रेटजी बनाएं तो सफलता मिल जाएगी सर आखिरी संदेश हमारे सभी व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहते हैं? आखिरी संदेश यही है कि आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। यूपी संगम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। विशाल सर को मैं जानता हूँ, विशाल सर की पूरी टीम उसमें लगी हुई है, आप उससे जुड़ सकते हैं और कहीं भी जुड़िए, मेरे कहने का मतलब है। बट आप वही है, सेलेक्टेड जुड़िए। और एक चीज आप याद रखिए, अगर आपकी तकदीर में कुछ पाना लिखा है, नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी मेहनत की कलम से उसको बदल सकते हैं। बस ये है कि तलब होनी चाहिए आपको कि हाँ मुझे करना है, फिर आपको मेंटर भी मिलेगा, कोचिंग भी मिलेगी, सब मिलेगा। बस, थैंक यू। तो अब सर आते हैं कुछ मजेदार पल पे और रैपिड फायर क्वेश्चन को आपसे पूछते हैं। सर आपकी फर्स्ट जॉब कौन सी थी? इन्फोसिस कंपनी में थी। और आपकी सर पहली सैलरी? पहली 20,000। सर आपका पहला क्रश क्या था? हाँ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचा था तो वहाँ पे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में SRCC की एक लड़की थी, उसके प्रति क्रश था। सर उसका नाम याद है? नाम रहने को बता दिया इतना एक अगला क्वेश्चन ये है रैपिड फायर में कि आपने अभी तक का सबसे ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज किसे किया? अभी तक का? अरे बट नेचुरल है, कोई गर्लफ्रेंड कोई करेगा तो वही करेंगे, और क्या करेंगे। सर अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपका सबसे फेवरेट जो है मंथ वो कौन सा है? जुलाई। रीजन? रेनी सीजन होता है, मजा आता है। मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। तो जुलाई में एक अलग ही माहौल होता है, पूरा एक अलग ही मजा आता है। आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ आप कभी जाना चाहेंगे या गए हो? नहीं, फेवरेट प्लेस तो मुंबई ही है मेरा सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है कि बहुत दिनों से मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है वहाँ घूमना, और वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक है सर, वो गर्लफ्रेंड ही मेरी वाइफ हो गई बाद में। सबसे ज़्यादा मैसेज उसी को किया था। अच्छा। और वही वाइफ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है सर कि आपका कोई भी ऐसा टैलेंट जो हिडन हो और आप चाहते हैं यार कभी मैं सक्सेस होऊंगा तो वो काम करूंगा, ऐसा कुछ भी टैलेंट कि आप चाहते हो उस काम को करना लेकिन जो है अभी तक नहीं कर पाए, आप सक्सेस? हाँ, सब मोटिवेशनल वाला है। हाँ, वो एक हिडन टैलेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना। हाँ, स्पीकर बनना वो है मेरे अंदर। वो काम अगर करूँ तो उस पर कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, बाकी सर आपको अगर किसी हीरोइन के साथ डेट पर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाना चाहिए? देखो भाई, ऐश्वर्या राय की शादी में अपने आंख से देखा हूँ। तो ठीक है, जाने का मतलब खत्म। तो दोस्तों ये रहा एक शानदार सा इंटरव्यू जिससे आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से और भी कई सारे इंटरव्यू आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे और लगातार तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? यूपी संगम पे आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये इंटरव्यू की पहली श्रृंखला है। ऐसे ही कई सारे इंटरव्यू आप सभी के सामने आते रहेंगे जिससे आप लगातार प्रेरित होते रहेंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है एक सही मार्गदर्शन आपको मिलता भी रहेगा। लेकिन अगर आप भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हम लेकर आए थे एक शानदार यकीन बैच। अभी यकीन बैच को लाया बहुत ही कम दिन हुए और लगातार इस पे 1800 से ज्यादा बच्चों ने विश्वास दिखाया हुआ है। लेकिन 15 अगस्त की वजह से हम लेकर आ रहे हैं एक जबरदस्त फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर, जिस ऑफर में आरओ को जो आपके पास महंगी फीस हो रही थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ऐसा, अब ये फीस मात्र 799 रुपए हो रही होगी 16 अगस्त तक का। मतलब अगर आपने आरओ को सपना देखा है तो आपके पास जो पैसों की दिक्कत होती है कि सर बड़े कोचिंग में ज्यादा पैसा लग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, वो सभी चीजें दूर करके मात्र प्री और मेंस के लिए आपके पास 799 रुपए ही लग रहे होंगे। अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपके पास मैक्सिमम जो भी क्लासेज है वो देखने को मिलेंगी। जितनी भी अभी तक क्लासेज हो चुकी हैं वो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि बैच को स्टार्ट हुए बहुत कम दिन हुआ तो आपके पास मैक्सिमम क्लासेज आपको
लाइव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास नीचे नंबर चल रहा है, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं, या बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेड कोर्स में जाइए और आपको यकीन बैच दिख जाएगा जो आर स्पेसिफिक है और पूरी एनर्जी के साथ आपके पास ये बैच देखने को मिल रहा है। चलिए तो इस इंटरव्यू को एंजॉय करिए और शानदार तरीके से तैयारी शुरू करिए। धन्यवाद।